तो शुगर डैडी और शुगर मॉम की अब बात कर रही है, ये कंसेप्ट जो है हमारी सोसाइटी के लिए तो नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप नेशंस हैं उनमें ये चल रहा है। जहाँ पर बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, इनके पास पैसा बहुत है, उनकी कई तरह की कोई बिजनेस मीटिंग्स हैं या कुछ अरेंजमेंट्स हैं। वहाँ पर कई फैक्टर्स हैं। एक बार रिक्वायरमेंट जो है महसूस होती है कि कुछ अगर मेल है उसे कोई फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई डिस्प्ले देने के लिए कोई सेक्रेटरी के तौर पर उसे यूज़ कर रहा है। और सेम दूसरी तरफ है कि शुगर मम्मी का कंसेप्ट है कि उन्हें कोई मेल चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी रिप्रेजेंटेशन में साथ लेके जाने के लिए। सो एक काफ़ी शॉर्ट स्टैम ऑफ अरेंजमेंट है, कोई स्पेसिफिक इस पर कानून नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। हमारा मिशन है अमिट्स टू रियलिटी। आजकल बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं डिवोर्स को लेके, क्योंकि इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत हाई हो चुका है। बहुत सारी रील्स वायरल है कि क्या एक यंग कपल गाड़ी में इंटीमेट हो सकता है, क्या अगर जो वो एक रूम में गया है अपनी आईडीज को देख के इंटीमेट हो सकता है। तो ऐसे वायरल इश्यूज को कवर करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट विकास ठाकुर जी, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक एक्सपीरियंस लॉयर हैं और डोमेस्टिक वायलेंस को भी हैंडल करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, सबसे पहली बात हो कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा रिवाज आ चुका है। क्या हमारा लॉ बोलता है कि हम एक एज ए यंग कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? आजकल के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है हमारे कंट्री में लिव इन रिलेशनशिप के बीच में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी कई जजमेंट्स के अंदर ये स्पेसिफाई कर दिया है कि इलीगल भी नहीं है। क्योंकि ये उनका पर्सनल राइट है कि वो 18 साल की उम्र के बाद किसी के साथ भी रहना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं रहना चाहते। उनका एक अपना एक पर्सनल व्यू है या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन हाँ, आज की डेट में इलीगल नहीं है। और आप कहीं से भी पर्सनल लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी समय पहले एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी इन स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट के कमेंट और जजमेंट से पहले ना एक ग्रे एरिया क्रिएट हो गया था। ग्रे एरिया मीन्स ये कि कई बार लिव इन रिलेशनशिप में कुछ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हुई, उनके ऊपर कई तरह के शोर मचे, कई इश्यूज हुए, कई ट्रायल भी चले। एक क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि इन चीज़ों में लॉ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर भी चलता है। तो सोशली समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को, लेकिन और इसी बेसिस पे कई बार कंप्लेंट्स भी हुई, कई बार रिश्तेदारों के बीच में शोर शराबे हुए, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग अपने आप को बचाते थे, छुपाते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन इन स्पेसिफिक कुछ जजमेंट्स और कमेंट्स के बाद इसे इलीगल नहीं कहा जा सकता कि कोई अपनी एक उम्र के बाद 18 साल के बाद किसी के साथ भी अगर रहना चाहता है तो वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। तो आज की डेट में अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि क्या हम लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है कोई, वो लीगल है, तो वो बिल्कुल लीगल है। उसे इलीगल नहीं कह सकते। जो लैंडलॉर्ड है वो लिव इन में रहने के लिए मना कर सकता है? लैंडलॉर्ड का देखिए, लैंडलॉर्ड का ये पर्सनल उसका डिसीजन है। कई लैंडलॉर्ड, अब देखिए हर लैंडलॉर्ड जिसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो फैमिली को नहीं रखना चाहता। ठीक बात है। वो चाहता है कि मेरे पास जो पेइंग गेस्ट ही रहें या पेइंग लेडीज रहें या गर्ल्स रहें या स्टूडेंट रहें, जो भी है। तो ये एक स्पेसिफिक जो डिसीजन है वो लैंडलॉर्ड का अपना है। अगर तो वो लैंडलॉर्ड इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं करता तो वो रख सकता है। तो अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि इसके ऊपर लैंडलॉर्ड रख सकता है, नहीं, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की खुद की अपनी है, वो किसी को भी रेंट पे देना चाहे ना देना चाहे, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, वो किसी को भी रख सकता है। तो ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट और डिसीजन है। उत्तराखंड सरकार ने कुछ इसके ऊपर किया है कि आप जो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक लॉ लेके आए हैं, क्या वो एक्चुअल में लॉ बनना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर? लिविंग रिलेशनशिप देखिए, आज की डेट में एक बदलते हुए सोसाइटी के दौर का एक रिक्वायरमेंट, एक ज़रूरत बन गई है।
लिव इन रिलेशनशिप में इवन अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इंडियन मैरिज एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के ही लगेंगे। ओके। क्योंकि स्पेसिफिक जो है लिव इन रिलेशनशिप का कोई अपना लॉ अभी तक डिफाइन नहीं है इंडिया में। कई स्टेट ने अपनी तरफ से कोशिश की है कुछ कॉड करने के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी हो पाती हैं, सोशली वो सोसाइटी वहाँ की कितनी उसको एक्सेप्ट कर पाती हैं, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। तो इसमें अगर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो आप बता रहे हैं कि अगर जो कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो किसके अंडर में बेसिकली फॉल करता है? यही मैं आपको पहले भी कहना चाहता था कि इसका कोई स्पेसिफिक लॉ है नहीं। तो फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़की जो लिव इन में रह रहे हैं, विद कंसेंट रह रहे हैं, 18 साल से ऊपर है, उम्र उनकी अच्छी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई प्रताड़ना होगी, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी होगी, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर ही रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्लेंट हो, केस चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से अडॉप्शन ही है आज की डेट में हिंदू मैरिज एक्ट की और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। तो उसी के ही सेक्शन, रूल, रेगुलेशन और जितने भी केसेस जो हैं वो उसी के हिसाब से ही चलेंगे। हमारी जो सोसाइटी है ना, जो बोला जा रहा है कि जो इंडियन लॉ है वो सारा का सारा फेमिनिस्ट है, क्या इसमें भी लिव इन रिलेशनशिप में गर्ल हमेशा हायर साइड में रहेगी? ये जो बहस आप जो इस सवाल में कर रहे हो कि सोसाइटी, ये सोसाइटी का कोई मुंह पैर नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। समय समय पर एक टाइम था कि जैसे कई चीज़ें आज भी देखी जा रही हैं कि बोला जाता है कि जो ये लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये लेडीज़ को के प्रति ज़्यादा बायस्ड है, उनको ज़्यादा फेवर करता है। ये जब लॉ वगैरह लाए गए थे तो ये एक कंडीशन, एक सर्कमस्टांसेस पे लाए गए थे, क्योंकि उन दिनों महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ ऐसी प्रताड़ना आ रही थी, ये देखी गई थी। क्योंकि सरकार भी लॉ में अमेंडमेंट या लॉ तभी लाती है जब सोसाइटी में वो चीज़ देखी जाती है। ठीक बात है। 2005 में जब ये लॉ 5-6 के दौर में लॉ जब आए थे, उन दिनों में हालात कुछ ऐसे थे, काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे थे कि जहाँ महिलाओं के साथ उनको जलाना, घर में प्रताड़ना करनी, तो ऐसी कुछ स्थितियाँ वहाँ पे आ रही थी। आज की डेट में जैसे ये बेंगलुरु का एक नया केस हुआ है, तो सोसाइटी ने अपना जो हल्का सा मोड टिल्ट किया है और अब मैन लीडिंग, फेमिनिस्ट, बराबरी का लॉ, ये सब चीज़ें फिर उठने लगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कई कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स में ये कमेंट किया है कि इसे एज ए रिकवरी, वसूलदारी, इस डाइवोर्स पटिशंस को और डोमेस्टिक वायलेंस के जो सेक्शंस हैं, इनकी कंप्लेंट्स को, उनके केसेस को यूज़ किया जा रहा है और ये काफ़ी हद तक चल भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज इन सब चीज़ों से ऊपर निकल चुकी हैं। अगर आप मशहूर रोनाल्डो को देखेंगे, फुटबॉलर्स को, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतने बच्चे कर लिए लेकिन शादी नहीं की। वो सोसाइटी थोड़ा आगे जा चुकी है इस चीज़ से, वहाँ पे शादियाँ नहीं कर रहे हैं, लिव इन में ही रह रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी का मैं मानता हूँ फेस अभी पीछे, फ्यूचर में मे बी मिलते जुलते हम कहीं वहाँ पे पहुँच जाएं। तो ये फेमिनिस्ट कहना है, ये हर किसी की अपनी पर्सनल लॉ होगी, पर एज ए एडवोकेट मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत बायस्ड ये चीज़ें हैं, ज़रूर हैं महिलाओं के लिए, लेकिन वो एक टाइम की ज़रूरत थी और काफ़ी जगह ये चीज़ें हो भी रही हैं। अब इसका दुरुपयोग, अब किसी भी चीज़ का दुरुपयोग हो, किसी भी लॉ के ग्रे एरिया का, वो तो सरकार को सोचने के विषय और वो ये देखने के लिए कि अब उसके लिए आगे किया क्या जा सकता है, वो देखेंगे। लेकिन इसकी कोई एक स्पेसिफिक हम ओपिनियन नहीं दे सकते कि वाकई फेमिनिस्ट है कि नहीं है। एक ना रील मैंने देखी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें बोला जा रहा है कि ना आप अगर जो एक लड़का लड़की गाड़ी में बैठे हैं और वो इंटीमेट हो रहे हैं तो इट्स अगेंस्ट लॉ, ठीक है। और अगर जो दे आर इनटू अ रूम और अपनी आईडीज देके गए हैं, वो दे आर इंटीमेटिंग इन द रूम, तो इट्स लीगल। क्या असली में ये है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी होटल रूम में जा रहे हैं, अब वो लीगल इलीगल बेसिस कई पैरामीटर्स पर होता है, डिपेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या 18 साल से ऊपर हैं कि नहीं,
सेकंड, आप दोनों के बीच में कंसेंट है इकट्ठे होकर रूम में जाने का कि नहीं। और लास्ट, होटल की क्या पॉलिसीज है। होटल की क्या पॉलिसीज हैं, क्या होटल कपल फ्रेंडली रूम्स को अलाउ करती हैं, आने देती हैं कि नहीं आने देती हैं। ये इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या अलग अलग फैक्टर्स पर ये चीज़ डिपेंड करती है। कई बार ये चीज़ें देखी गई हैं कि पुलिस रेड कर देती है या पुलिस वाले अरेस्ट कर देते हैं। वो एक फोबिया बना हुआ है। वो कई जगह ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। वो बेसिकली होती हैं इन चीज़ों के लिए कि क्या कोई लड़का या लड़की 18 साल से उम्र के कम तो नहीं है कि दूसरा, कई बार पुलिस को कई तरह की कोई लीड मिलती है कि किसी होटल में कोई गलत काम हो रहा है, तो वो उसकी एक स्पाई इंस्पेक्शन करती हैं, जिसमें कुछ लड़के लड़कियां बेफालतू में, चाहे वो 18 साल के हो या ना हो, तो कई बार अरेस्ट हो जाते हैं, पर उन्हें समय से छोड़ भी दिया जाता है। बाकी कुछ ये फैक्टर्स जरूर हैं। और गाड़ी तक की आप जो बात करते हैं कि गाड़ी में ऐसी चीजें हैं कि नहीं है, उन पर डिपेंड करता है कि वो किस हालत में पाए गए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे एरिया में गाड़ी लेके ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे लोगों की पर्सनल लिबर्टी जो है वो हर्ट हो रही है। कोई पास से गुजर रहा था, उसको इंटीमेशन ठीक नहीं लगी, उसकी पर्सनल एक स्पेस थी, वो इंटीमेट जो वो कर रहे थे उससे वो ब्रेक हो गई। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिससे कईयों को तराज होता है, क्योंकि ला आपका नहीं है, वो दूसरों का भी है। तो पर्सनल लिबर्टी आपकी नहीं है, वो दूसरों की भी है। तो अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी किसी की पर्सनल लिबर्टी को ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं इशू किसी केस का या किसी प्रोसीजर का बन ही जाता है। तो ऐसा नहीं है। क्लैरिटी यही है कि कोई लड़का या लड़की अगर 18 साल से ऊपर है, किसी भी होटल में जाते हैं, तो वो बिल्कुल लीगल है, वो बिल्कुल इलीगल नहीं है, सब्जेक्ट टू पॉलिसीज ऑफ होटल। नहीं, आजकल होटल्स में भी लिखा आता है, जैसे अगर जो आप इफ यू बड़ी बड़ी साइट्स पे लिखा रहा है कपल फ्रेंडली होटल, तो मतलब इसका मतलब यही होता है। बिल्कुल, क्योंकि एक फोबिया, एक चीज का एक ये भी एक धारणा देखो सोशल मीडिया पे या कहीं भी लोगों ने फेस की है कि कई बार आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं होटल, लेकिन एंड मोमेंट पे जब कोई लड़का लड़की होटल में रूम रेंट लेने के लिए जाते हैं, तो कई तरह के ऑब्जेक्शन होटल वाले लगा देते हैं। तो उस कैओस से, उस सिचुएशन से बचने के लिए, अब कहीं भी आप बुकिंग करोगे ऑनलाइन तो पहले लिखा आता है कि ये होटल जो है वो कपल फ्रेंडली है, ये होटल कपल फ्रेंडली नहीं है। तो ये क्लैरिटी है। मतलब मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि जैसे समाज में या सोसाइटी में किसी चीज़ की नीड क्रिएट होती है, तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल ही जाता है। जैसे आजकल मैंने देखा है कि इंडिया में केसेस ऑन द राइज हैं डिवोर्स रेट के। क्या असली में आप भी ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लगता है कि व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट आता होगा चीजों में, आप पढ़ते भी होंगे, तो व्हाट इज द इशू गोइंग ऑन इन इंडियन सोसाइटी जिससे डिवोर्स रेट हाई हो रहे हैं? देखिए, अगर तो आप सोसाइटी की बात करें तो हमें बेसिक आइडिया अपनी सोसाइटी का और सिविलाइजेशन का समझना पड़ेगा। और वो बेसिक आइडिया ये है कि हम जब शादी के 7 फेरे लेते हैं, तो लड़की का जो पिता होता है वो कन्यादान करता है। और दान का मतलब आपको पता है, आप एक बार दान दे देते हैं तो उसको दोबारा कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात। आपने सबसे बड़ा दान तो जो कन्यादान ही बोला गया है। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है कि भारत ने कोहिनूर का हीरा जो है गिफ्ट दे दिया तो उसे क्लेम नहीं कर सकता भारत। तो ये भी कुछ ऐसी ही चीज है। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को दान करने का, बाय इज्जत करने का एक कंसेप्ट था। तो डाइवोर्स का ना शब्द हमारी संस्कृति में है, ना कहीं प्रिस्क्राइब था, लेकिन अब फॉरेन का लॉ है, वहां पर ये स्थितियां उत्पन्न हुई। वो हुई भी इसलिए, भारत भी उस चीज को, इंडियन सोसाइटी भी फील कर रही है कि आप देखेंगे पिछले 10 या 15 सालों में जिस भी लड़की की शादी हो रही है या लड़के की शादी हो रही है, वो मिनिमम एज में कॉलेज तक तो गई हैं। ठीक बात है। अब वो वैसे नहीं है कि उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में लड़के से लड़की से बात नहीं की हुई है, वो उनके क्लासमेट भी रहे हैं कभी ना कभी। तो हमारी सोसाइटी ने पिछले 10-15 सालों में एक चेंज देखा है। वो चेंज क्या है कि लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, दोनों बराबर नौकरियां कर रहे हैं। और कई जगह तो ये चीजें देखने में है कि लड़कियों की तनख्वाह ज्यादा लड़कों से। यस। तो जब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी ग्रूमिंग में बच्चे पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, इस माहौल में जहां लड़कियां भी एक अच्छी खासी टीम को लीड कर रही हैं, अच्छे अच्छे लड़कों को। ठीक बात। अब उसमें जब शादियों की सिचुएशन आ जाती है, तो पढ़े लिखे समाज को पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल राइट की बातें भी दिखती हैं जो पहले नहीं दिखती थी। क्योंकि मैं तो कई जगह ये आजकल कहता हूँ सभी को कि आजकल जो ग्रूमिंग बच्चों की है वो ऐसी है कि अगर बच्चों को
किसी कपड़े का कलर पसंद नहीं आता तो कपड़ा नहीं पहनते, खाने को अगर उसको स्वाद नहीं लगा तो नहीं लेते। तो ऐसी सोसाइटी में एक लड़का लड़की की शादी होगी, अब उनको आपस में रहना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कितना रहेंगे। सो पढ़ा लिखा समाज जब उसको लगता है कि भाई मुझे ये दिक्कत है, इवन वो डोमेस्टिक की दिक्कत को ना, वो लॉ की तरफ भागता है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को कैसे करके एक जो है एक सोल्यूशन की तरफ जा पाऊं अपनी जिंदगी की तरफ। तो अब किसी भी पर्सनल राइट में या पर्सनल रिलेशन में कोई इश्यू हुआ, कोई क्वालिटी हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसका अगला जनरेशन तो देखिए डाइवोर्स ही है। तो आजकल कोई भी इस डाइवोर्स को डालने से हिचकिचा नहीं रहा और सब समझदार हैं, कुछ तो म्यूचुअल डाइवोर्स ही कर रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए ये डाइवोर्स का जो रेट है, जो ट्रेंड मैं कहूँगा, ये मेट्रो सिटी से शुरू हुआ, अब छोटे शहरों की तरफ भी आ रहा है। तो इसके कई फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का बताया, सोसाइटी का चेंज बताया, वो भी है। और ये कई रीज़न है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि सोसाइटी में जो डाइवोर्स रेट है ये एक ट्रेंड की तरह चल रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ट्रेंडिंग दिस इज ट्रेंडिंग। तो आजकल तो लोग ना डिवोर्स भी अपना एक तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, मतलब पिछले दिनों मैंने एक वीडियो दी जहाँ एक लेडी डाइवोर्स को सेलिब्रेट कर रही थी। तो सेलिब्रेट तो मतलब हमारे जो पुराने उसमें तो जुदाई को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। देखिए नहीं, पुराने की बात तो तब है, हमारे कंसेप्ट में सोसाइटी में तो डाइवोर्स है ही नहीं। सही बात। जो मतलब हाँ, हमारे तो डाइवोर्स है नहीं है, पर चलो अब लोगों ने डाइवोर्स शुरू भी कर दिए, एंजॉय भी कर रहे हैं। दिस इज द फेस ऑफ सोसाइटी का चेंज जो आ रहा है। आप यही देखिए कि अब पहले डाइवोर्स होना बहुत बड़ी बात होती, बड़ा दाग लग गया, लोग आइसोलेट हो जाते थे कि डाइवोर्स है, इसी चक्कर में डाइवोर्स ले नहीं पाते थे। अब डाइवोर्स लेने के बाद वो एक रीजन है कि एक और भी है कि दोनों जो पति पत्नी है, अब वो डिपेंड नहीं है किसी पे। वो ना तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, ना वाइफ अपने हस्बैंड पे डिपेंड है। वो कमा रहे हैं, अच्छी सैलरीज है उनकी, तो वो कहते हैं हम उनके बगैर भी अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ट्रेंडिंग कर रहा है डाइवोर्स का इशू। तो इसमें क्रूएल्टी और फ्रॉड, मतलब अगर जो दूसरा पार्टनर, आप किस बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं जल्दी इस सोसाइटी में, कि मतलब क्रूएल्टी डालें या फ्रॉड डालें या फिर कुछ ऐसी चीजें बताएं कि जिससे एक बंदे को डिवोर्स जल्दी मिल सकता है? देखिए, इसके ग्राउंड भी डिपेंड करते हैं सर्कमस्टांसिस पे, क्योंकि मैंने तो ऐसे केसेस कई बार देखे हैं कि 27 तारीख को शादी हो रही है, 29 तारीख को डाइवोर्स फाइल हो रहा है। 2 दिन के अंदर डिवोर्स, 2 दिन के अंदर डाइवोर्स फाइल हो रहा है। वो रीजन ऐसा है, लड़के ने लड़की को थोड़ी देर के लिए देखा, बातें थोड़ी बहुत की हैं, उसके बाद शादी हो गई है। उसके बाद चलो ग्राउंड तो इस प्लेटफॉर्म पे बताने ठीक नहीं है प्लेट में क्या थे, बस व्यवहार पसंद नहीं आएगी रात में। तो एक ही दिन में आप देखिए पेशेंस का लेवल कैसा है। हालांकि उन्होंने कई ग्राउंड ऐसे दिए थे, क्योंकि एक इस चीज में बहुत ही सोचने वाली बात ये है और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी मर्जी से डाइवोर्स नहीं ले सकते। अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन जरूर देना है कि ये ABCD एक रीजन है जिसके बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ, ये शादी मेरी चल नहीं पा रही है और इसलिए मुझे डाइवोर्स लेना है। क्योंकि आप अपने लिए एक जुडिशियल सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक बात है। ये जस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने डिवोर्स लेना मुझे मिल जाएगा। आप एक जज को, एक फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट को या जज को अपने पर्सनल घर के इशू में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक बात है। तो आप जब उस सिस्टम को एंगेज करते हैं तो यू हैव टू गिव एनी रीजन कि भाई फलाना रीजन है, इसीलिए इम्पॉसिबल हो गया उनके साथ रहना। तो वो रीजन डिपेंड टू सर्कमस्टांसिस है, कई तरीके के हो सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, या कुछ इनफिडिलिटी भी आ सकता है। कई तरह की चीजें हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि कई बार एक रीजन ऐसा भी एक प्लेट में मेंशन किया था, मैंने उसको डिफेंड किया कि वाइफ कह रही थी कि एसी चलना चाहिए रूम में और हस्बैंड कह रहा था एसी नहीं चलना चाहिए। तो वो भी एक प्लेट में जो ग्राउंड मेंशन किया होता है कि इनमेस्टोक्रेटी कि मैं इस टेम्परेचर में सो नहीं सकती हूँ या सो नहीं सकता हूँ। तो कोई भी इशू है। सो मेन जो पर्सनल जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं एज पर लॉ, वो होते हैं कि तो आप कितने टाइम से अलग रह रहे हैं, क्योंकि आपका अलग रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता अभी आप 1-2 महीने से अलग हो या आप ले लोगे, तो ऐसा नहीं। कोर्ट भी कोशिश करती है कि इनका घर बस जाए।
मतलब वो काउंसलिंग कराती ही कहते। हाँ, हर कोर्ट एक ट्राई जरूर देती है, एक कोशिश जरूर करती है कि मे बी क्या रीजन है, स्वभाव नहीं मिल रहे हैं, कोई पर्सनल ईगो या ग्रज है जिसकी वजह से, या रिश्तेदारों का एक प्रेशर है कि वो रिश्तेदारों का प्रेशर ही है जो वो बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इनका रिलेशन नहीं चल पा रहा। तो काउंसलिंग के लिए एक मीडिएटर जो है वो कोर्ट अपनी तरफ से अपॉइंट करता है, और वो जो मीडिएटर बड़े ध्यान से दोनों को बैठाकर, इवन रिश्तेदारों के साथ अलग, उनके साथ अलग, फिर सभी को कंबाइंड, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस कि कोई इशू ज्यादा बड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो उन सबको काउंसलिंग करके ये समझने की कोशिश करता है असल में दिक्कत कहाँ है। और आजकल कई मेडिएशंस में मैंने भी पार्ट लिया, देखने में यही आया कि एक पर्सनल ईगो बहुत बड़ा रीजन है डाइवोर्स का। कम्युनिकेशन गैप, छोटी छोटी सी बातें एक काफी एक रीजन बन जाते हैं। तो एक तो उनको अलग रहना चाहिए डाइवोर्स लेने के लिए, दूसरा दे हैव टू प्रूव कि भाई ऐसी कोई चीज हो गई है जिसकी वजह से मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मेरे साथ या कोई मार पिटाई हुई है, या मेरे को मेंटली कुछ गलत बातें आप शब्द यूज करते हैं, या ऐसे कई रीजन, उनके बेसिस पर ये ग्राउंड बनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि मैं अब इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी, और उसके बेसिस पे जो है डिवोर्स जो है फाइल होते हैं। विकास जी, आपसे बात करके ना पता लग रहा है कि यार कितना ट्रेंडिंग में आप कह रहे हैं कि डिवोर्स चल रहा है। क्या डिवोर्स लेना इतना आसान है? कई जगह पे ये देखा गया है कि वाकई में कहीं कुछ वाइफ्स की हालत खराब है, इन लॉस कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, और कई जगह ये देखा गया है कि कुछ वाइफ्स हैं अपने पेरेंट्स के दबाव में या कैसे दबाव में, या कई बार कुछ अरेंज मैरिजेस में जबरदस्ती करके भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि वो एक कंफर्टेबल माहौल बन ही नहीं पाता घर में। तो मेल्स के साथ भी ये सफरमेंट हो जाती है, विक्रोलिटी हो जाती है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो मैं नहीं कहता कि ट्रेंडिंग जरूर है डाइवोर्स के अपनी मनमर्जी या खुशी से करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो एक सोशल चेंज की वजह से भी एक दिक्कत आ रही है। तो घरों में दिक्कतें वाकई में होती होंगी, उन बेसिस पे अनफॉर्चुनेट है कि इतने डाइवोर्स जो है फाइल हो रहे हैं। फाइल करने के बाद एक ट्रायल दिखे चलता है। ट्रायल में अगर आपके पास एक कंटेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वाइफ है, उसने एक डाइवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स नहीं देना चाहता, तो एक बहुत बड़ी कश्मकश है। अच्छा। तो कश्मकश तो इस तरह की है कि होने में 4 साल या 3 साल भी लगने हो, और अगर अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चली गई तो ये मसला और ये लिटिगेशन 15-15 साल भी खत्म नहीं होती, ऐसा भी देखने में आया है। तो डाइवोर्स लेना और फाइल करने में जमीन आसमान का फर्क है। कई तरह के एविडेंसेस होते हैं, कई तरह की कंडीशंस होती हैं, घर के हालात ख़राब हो गए होते हैं, और काफ़ी तरह की इश्यूज होते हैं, और पेंडेंसी भी कोर्ट्स ही हैं। तो ये बहुत लेंथी प्रोग्राम है और लेंथी लिटिगेशन है डिवोर्स की। नहीं, देखिए, अगर जो हम कोर्ट में मैरिज कराने जाएं तो वो एक ही दिन में करवा देते हैं वकील लोग, है ना। लेकिन अगर जो डिवोर्स दोनों बोल रहे हैं म्यूचुअली कि मैंने भी डिवोर्स लेना, लड़का भी बोल रहा है मुझे डिवोर्स लेना, लड़की भी बोल रही है मुझे डिवोर्स लेना, तब भी हम एक दिन में डिवोर्स नहीं हो सकता। देखिए, एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ये जो प्रोसीजर म्यूचुअल डिवोर्स की आप बेसिकली बात कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअल डिवोर्स का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा फास्ट है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि उसके बीच में दोनों की तरफ से एक एग्रीमेंट या एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है वो कोर्ट में फाइल किया जाता है कि हम दोनों ने शादी की थी, हम इतने समय से जो है अलग रह रहे हैं, और फॉर ABCD या सो एंड सो रीज़न हम अलग होना चाहते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारा जो शादी का ये जो वेटलॉक है नहीं चल पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो उस कंडीशन में भी जो कोर्ट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं, इसीलिए 6 महीने का समय दिया जाता है उसके अंदर कि एक स्टेटमेंट पहले ली जाती है, उसके बाद एक दोबारा स्टेटमेंट 6 महीने के बाद होती है। हालांकि इस पर भी लॉ आ गया है कि वो 6 मिनट का जो 6 महीने का जो एक पीरियड है वो भी शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि रीज़न ये है कि कई बार उस सेटलमेंट जो म्यूचुअल होती है उसमें कई तरह की मनी ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होती हैं, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होती हैं। कि म्यूचुअल डाइवोर्स के बीच में क्या होता है कि डिस्प्यूट जो कोई भी डलना होता है ड्यूरिंग डाइवोर्स वो पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। बेसिकली म्यूचुअल का तो यही है। तो उस एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, वो टाइम लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वाइफ है, उसने एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर ली कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, बट मैं जॉब नहीं करती हूँ, कुछ भी है, मुझे एक परमानेंट एलिमनी चाहिए,
एक कट शॉर्ट अमाउंट दे दीजिए जिसके बेसिस पे मैं अपनी ज़िंदगी के जो अगले साल जो मैं गुजार सकूं। तो ऑन द बेसिस जो है एक कोई भी अमाउंट हो, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख अमाउंट है या 5 लाख अमाउंट है, तो वो पहली एक जो डेट पड़ेगी या पहली जो एग्रीमेंट की डेट होगी जिसके बीच में वो कोर्ट में जाएंगे, तो कुछ अमाउंट उस दिन, कुछ पहली डेट पर ही दे देते हैं। तो ये ट्रांजेक्शनें थोड़ा सा समय लेती हैं। बाकी हाँ, मैक्सिमम 6 महीने में ये डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन कंपेयर टू अदर जो कंटेस्ट वाले आप डाइवोर्स देखेंगे उसमें तो सालों साल लग रहे हैं, तो 6 महीने तो कुछ भी नहीं लगते लोगों के लिए। तो हाँ, जल्दी से जल्दी अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ जाते हैं और अपने जितने भी डिस्प्यूट है पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो कुछ महीनों के अंदर ही जो है डाइवोर्स हो सकता है। इसमें ये है कि बच्चों की कस्टडी, अगर जो मान लो 2 बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी हमेशा से मदर चाहती है कि मेरे पास रहे, जो डैड होता है वो बोलता है मेरे पास रहे, तो उसमें कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि कस्टडी किसके पास रहेगी किड्स की? देखिए, इस पर एक बड़ा बेसिक सा एक लॉ है और बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो बच्चे हैं वो 18 साल की उम्र या 16 साल की जो भी उम्र है, वो बच्चे जो हैं वो तो माँ के पास ही रहने चाहिए, क्योंकि वो माँ उनकी परवरिश अच्छे से कर पाती है। ये जो लीगल कस्टडी बच्चों की है ये मदर को ही दी जाती है अमूमन ज़्यादा केसेस में। लेकिन जो एक मैंने आपको पहले बात बताई थी कि डिवोर्सेस में 10-10 साल 15-15 साल लग रहे हैं, उनमें एक मेजर रीजन बच्चों का है। अच्छा। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड तो अलग रह लेंगे या नहीं रहेंगे, या कंटेस्ट है कोई, या तो वाइफ हस्बैंड को नहीं या हस्बैंड वाइफ को नहीं देना चाहता, वो तो अलग चीज है। लेकिन कोर्ट्स ये भी देखती है कि अगर इनका डिवोर्स हो गया तो बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो कई बार बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या उन्हें कोई रोड मैप करने के लिए कोर्ट्स को समय लगता है किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि आप बच्चों को कैसे करोगे प्रोटेक्ट, ताकि आपके डिवोर्स के बाद बच्चों का क्या होगा। अमूमन उस कंडीशन में जो होता है कि काफ़ी बार तो बहुत कम है कि हस्बैंड को कस्टडी किसी बच्चे की मिले, ऐसा बहुत कम देखा गया है। अमूमन जो कस्टडी है बच्चों की वो मदर को ही दी जाती है, और बीच में फिर मेंटेनेंस वगैरह भी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू कितने आपके किड्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितना उनका खर्चा है, वो देख के बीच में होती है। नहीं तो मेंटेनेंस मान लो अगर जो एक लेडी हाउसवाइफ है, ठीक है, और जो जेंट है वो मतलब ही इज अर्निंग, तो लेडी के पास तो कुछ नहीं है, बच्चे की उनको कस्टडी भी मिल गई, तो पैसा एक बार ही वन शॉट में एलिमनी मिल जाती है या फिर उसको मेंटेनेंस हर महीने देनी पड़ती है? देखिए, वन शॉट का जो कंसेप्ट है वो तो म्यूचुअल डिवोर्स में पॉसिबल है, लेकिन अमूमन अगर आप एक कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, कंटेस्टेड मतलब कि कोई हस्बैंड या वाइफ है, उनमें से कोई एक है जो किसी दूसरे को डिवोर्स नहीं देना चाहता, उस कंडीशन में एक इंटरिम एप्लीकेशन वाइफ की तरफ से कोर्ट में फाइल होती है। इंटरिम एप्लीकेशन मेंटेनेंस की उसका बेसिक मतलब यही होता है कि जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, एक वाइफ जिसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके साथ बच्चे रह रहे हैं, वो स्कूलिंग कर रहे हैं, उनका खर्चा है, तो मैं वो कहाँ से पूरा करूँगी? तो वो इंटरम मेंटेनेंस जो होती है वो कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही वाइफ को अलाउ कर देता है। एक लमसम अमाउंट होती है, एक बेसिक जो बेसिक रूल 1/3 जितना भी अमाउंट जो हस्बैंड कमाता है उसका 1/3 अमूमन वो ग्रांट हो जाता है उसमें। सो वो एक इंटरम अरेंजमेंट है बेसिकली। तो इंटरम अरेंजमेंट तो हो जाता है वाइफ का ड्यूरिंग द केस। बाकी परमानेंट एलिमनी कितनी लगती है वो डिसीजन में आता है एट लास्ट, कि जब पूरा एक ट्रायल जो है ख़त्म हो जाता है या प्रोसीडिंग जो है केस की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो एलिमनी परमानेंट कितनी लगेगी मंथ की वो जो है वो डिसाइड होती है। उसमें वही है कि मेंटेनेंस वो फर्स्ट मंथ से लग जाती है। मान लो केस फाइल किया तो फर्स्ट मंथ से मेंटेनेंस डिपेंड ऑन कि वो एप्लीकेशन कब फाइल हो रही है। वो एप्लीकेशन जब फाइल होती है वो मेंटेनेंस की एक डिमांड होती है वाइफ की तरफ से, तो वो जब फाइल होती है तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, वो एक आध आर्गुमेंट के बाद वो एप्लीकेशन जो है अमूमन अलाउ या डिसमिस हो जाती है और वो मेंटेनेंस जो है वो शुरू हो जाती है। विकास जी, आपसे बात करके ना इनसाइट्स बहुत सारी मिल रही हैं डिवोर्स के बारे में। तो डिवोर्स जैसे अभी बात हो रही थी एलिमनी की, कितनी एलिमनी की कोई लिमिटेशन होती है? मतलब बंदा तो कोई अगर जो लेडी होगी तो बोलेगी मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, कोई लिमिटेशन होती है एलिमनी की? देखिए,
ये सवाल जो है आपका काफ़ी ख़ास भी है और ये इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है नहीं है, क्योंकि ये भी डिपेंड ऑन करता है कि अर्निंग पर हस्बैंड की, डिपेंड ऑन उसकी प्रॉपर्टी पर, कितनी उसकी पर्सनल अर्निंग वाली प्रॉपर्टी है, कितनी उसको एंसेस्ट्रल पीछे से आ रही है प्रॉपर्टी। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं कैलकुलेट होके एक एलुमनी को कैलकुलेट करते हैं। बेसिक थर्ड जो फंडा है वो तो यही है कि एक वाइफ है, उसको अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए जो है एक एलुमनी की ज़रूरत है, जो उसका पर्सनल राइट भी है। दूसरी चीज़, अगर उनके साथ किड्स हैं, बच्चे हैं, उनका खर्चा, वो किड्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीसिस की जो है स्लिप्स तक लगाई जाती हैं प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक एलुमनी नीचे की कोर्ट में एक एलुमनी जो है वो डिसाइड हो जाती है, फिर उसके अपील पड़ती हैं एलुमनीज को इंक्रीज करने के लिए, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। तो उसमें खर्चे, बच्चों को अगर कोई मेडिकल इशू है, उनको कितनी दवाइयाँ लग रही हैं, कितने उनके मेडिकल बिल्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो प्रूव की जाती हैं, वो लगाई जाती हैं कि हमारा जो महीने का खर्चा है वो इतना बैठ रहा है। तो उसके बेसिस के ऊपर, आप फॉर एग्जांपल आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, आप ऋतिक रोशन का आपने देखा होगा, सबसे बड़ा एक तरह से एक डाइवोर्स हुआ, एलुमनी हुई, 500-600 करोड़ रुपया दे रहे हैं। वो लिमिटेशन कोई नहीं है इसकी, वो डिपेंड है कि वो जो मेल है उसकी कितनी अर्निंग है। अब इसके बाद अगला फेज जो ये होता है कि इन कंडीशन अगर वाइफ भी कमा रही हो तो वो एक उसमें एक ग्राउंड जरूर है मेल के पास कि वाइफ जो है वो अर्निंग कर रही है, वो अपने आप को अच्छे से जो है अपने जो हाउस होल्ड है वो ले सकती हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि फिर भी उसके बावजूद भी हल्का सा फर्क जरूर पड़ता है एलुमनी में, कोर्ट में, अगर वाइफ भी वर्किंग हो रही हो, लेकिन अगर बच्चे हैं तो फिर उनके लिए फिर दोबारा देना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप ये देखते हो कि एलुमनी की कोई लिमिटेशन नहीं, वो 5,000 से लेके 500 करोड़ तक भी हो सकती है। जब हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अगर जो कोई बेबी हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसके अंदर क्या लॉ कहता है? सी, लिव इन रिलेशनशिप में मैंने आपको पहले भी कहा कि स्पेसिफिक लॉ कोई नहीं है, लेकिन ये जो लिव इन रिलेशनशिप है नेचर ऑफ मैरिज ही है। तो जितने भी इसके लॉज इसको इस इशू पे, लिव इन रिलेशनशिप पे जो कंडक्ट करते हैं वो इंडियन मैरिज एक्ट के ही और डोमेस्टिक वायलेंस के ही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई बेबी बॉर्न हो जाता है ड्यूरिंग लिव इन रिलेशनशिप में, तो मेल इज लायबल टू पे एलिमनी और मेंटेनेंस टू द लिविंग पार्टनर। तो मेंटेनेंस की कैलकुलेशन फिर वही मैरिज वाली लगेगी कि वो जो उसकी लिविंग पार्टनर थी, आइदर मेल और फीमेल, वो कितना कमा रही थी उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और इसमें बच्चों की जिम्मेदारी फिर उन दोनों की है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें लिव इन पार्टनर वाइफ जो होगी, उनकी होगी लिविंग पार्टनर जो फीमेल होगी, अगर वो भी कमा रही है और मेल भी कमा रही हैं, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडियन मैरिज एक्ट की तरफ से ही की जाएगी उसको मेंटेनेंस। उसमें फिर वो फॉर्मूलाज वही लगेंगे एलिमनी वाले और मेंटेनेंस वाले। देखिए, हमने लिव इन रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा बात कर ली। क्या हमारी सोसाइटी जो नेक्स्ट लेवल है, जो अब्रॉड में ज़्यादा चलता है, शुगर डैडी और शुगर मॉम की तरफ जा रही है? देखिए, जो शुगर डैडी और शुगर मॉम की आप बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट जो है हमारी सोसाइटी के लिए तो नया है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें ये चल रहा है। जहाँ पर बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, इनके पास पैसा बहुत है, उनकी कई तरह की कोई बिजनेस मीटिंग्स हैं या कुछ अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पर कई फैक्टर्स हैं। एक बार रिक्वायरमेंट जो है महसूस होती है कि कुछ अगर मेल है उसे कोई फीमेल पार्टनर की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई डिस्प्ले देने के लिए कोई सेक्रेटरी के तौर पर उसे यूज़ कर रहा है। और सेम दूसरी तरफ है कि शुगर मम्मी का कंसेप्ट है कि उन्हें कोई मेल चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी रिप्रेजेंटेशन में साथ लेके जाने के लिए। सो एक काफ़ी शॉर्ट स्टैम ऑफ अरेंजमेंट है, कोई स्पेसिफिक इस पे कानून नहीं है। आपको कोई पार्टनर कह लो, कोई सेक्रेटरी कह लो, या कोई भी रिलेशन, उसे हम तो शुगर डैडी या मॉम कह रहे हैं, अब हर कंडीशन में वो रिलेशन अलग है, हर केस में वो जो है रिलेशन अलग है। तो उसमें एक शॉर्ट टाइम अरेंजमेंट है कि आप मेरे साथ इतना समय गुजारिए, बदले में आपको किसी तरह के गिफ्ट से कुछ भी अरेंजमेंट दी जा सकती है। तो वो कंसेप्ट वो है।
अब अगर आप इसको लिव इन के साथ अटैच करेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, मे बी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगला फेज ये हो, क्योंकि लिव इन में रहने का, क्योंकि बहुत से कपल्स आजकल के टाइम में लिव इन में रहना काफ़ी अच्छे टाइम 10-10 साल तक रहना चूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि शादी के बाद कहीं हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत या डिवोर्स ना हो जाए। तो एक ऐसी इनसिक्योरिटी से बचने के लिए, जो ऐसी गिल्टी से बचने के लिए वो लिव इन रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने सिर पे को बोझ नहीं लेना चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि जब तक हम आप एक दूसरे को पसंद करते हैं हम रहेंगे, जब हमें लगता है हम एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजार पाएंगे हम अलग हो जाएंगे। तो कोई भी एक सोशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ऑन नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ऑन नहीं करना चाहते, और अपने सहूलत के हिसाब से ये सब चीज़ें नई नई निकल के आ रही हैं, जो समझने में भी टाइम लगता है। इनके बारे में स्पेसिफिक हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं। अब जब फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में ऐसे कोई हालात इंडिया में भी दिखने लगेंगे तो इसके भी किसी लॉ की जरूरत महसूस होगी, तो उस टाइम देखा जाएगा। और नहीं तो गवर्नमेंट क्या प्रोएक्टिवली पहले से ही कुछ ऐसा प्लान नहीं करती? कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है गवर्नमेंट की या एडवोकेट्स की जो इस चीज को पहले से ही भांप ले, जैसे साइबर लॉज हैं या कुछ इस तरीके की लॉज हैं, तो उस बनाया जाए पहले से? मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि सोसाइटी के चेंज के हिसाब से लॉज बनते हैं, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि हर चीज के लिए लॉ बना दिया जाए। क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट हमारी आई है, इन्होंने तो काफी लॉ जो पुराने बने थे जो अनयूज थे उनको खत्म ही किया। सो हर सिचुएशन पर नया लॉ बना देना, ये भी मैं कहूँगा हर एक अलग सी तरह का केओस क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आज की डेट में डिवोर्स की बात कर रहे हैं कि डिवोर्स तो हमारे ट्रेडिशन में नहीं था, हम एक नेगेटिविटी की भी बात कर रहे हैं कि डिवोर्स होने के बाद किस किस फेसेस से फीमेल्स या मेल्स या हस्बैंड वाइफ है वो गुजरते हैं, इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज, वो किस तरह से गुजरते हैं। सो ये सब चीज़ें ये देखने, ये एक सोशल चेंज है। अब सोशल चेंज के हिसाब से जो है ये लॉज बन रहे हैं। अगर सोशली इन पर थोड़ा बहुत काम किया जाए तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज़ अगर बताना चाहूँ कि 90% के आसपास तो जो केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के या डाइवोर्स के, वो पहले ही सेटल हो जाते हैं कोर्ट पे। ओके। वो जजमेंट का इंतजार नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी हस्बैंड वाइफ की एक ईगो थी या किसी इशू पर उनका कोई डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे सालों साल, वो कोर्ट में आ रहे हैं, अपनी डेट्स जो है वो ले रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, सालों साल केस चल रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिश्तेदार कॉमन फ्रेंड आता है जो बीच के बीच में कंसल्टेशन करा देता है उनकी, तो वो डिस्प्यूट एक स्टेटमेंट दे के एक अगली डेट पे खत्म हो जाएगा। सो ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की लिटिगेशन है उसमें लॉ और लीगल पॉइंट्स बैक सीट पर होते हैं, पर्सनल इमोशंस और फैमिली रिलेशंस फ्रंट सीट पर होते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट खराबी होती है रिश्तेदारियों के बीच में या रिलेशंस के बीच में, या कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ही ये नौबत डाइवोर्स तक पहुंचती है। और इसका रिलेशन और कंक्लूजन लीगल वे से कम लेकिन सोशली ज़्यादा निकलता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि केसेस चल रहे हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स है, वो नहीं रहना चाहते, इन्होंने सेटल कर दिया। किसी रिश्तेदार ने आगे बताया कि वो लड़की या लड़का आपके साथ नहीं रहना चाहता, इन सो रिलेशन, आप अलग हो सके, अपना कोई नया रास्ता देख सकते हैं। तो इन कंडीशन में वो पहले करके कुछ ही महीनों में डाइवोर्स ले लेते हैं। और कई बार देखा जाता है कि एक सालों साल डाइवोर्स चल रहा है, एक दूसरे को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन किसी जज साहब की कंसलेशन की वजह से, किसी मीडिएटर की वजह से, किसी कॉमन रिलेशन की, किसी कोई, जैसे हम कई रिश्तेदारों या फैमिलीज में देखते हैं, वो खास बुजुर्ग होते हैं, इनकी बात सुनी जाती है, उनके इंटेलिजेंस से वो मैटर कई बार टूटते घर जुड़ भी जाते हैं या डिवोर्स होना होता है वो हो भी जाते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 50 to 40% जो डाइवोर्स होते हैं वो होते होते बच भी जाते हैं। सो कोशिश हमेशा जुडिशियल सिस्टम की, कोर्ट्स की यही होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये इनका घर बच जाए या टूटे ना। इसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं भी उस केस का विटनेस तो क्या कहूँगा, मैंने अपने सामने ये चीज़ देखी कि एक लोक अदालत में ऐसा एक डिस्प्यूट आया
जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 8 9 10 सालों से केस चल रहा था ये डाइवोर्स का। तो जज साहब ने बड़े ही एक फ्रेंडली तरीके से जो है दोनों को बिठा के पूछा कि आप दोनों पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, क्या डिस्प्यूट रह गया कि आपका जो है डाइवोर्स इतने साल पहले आपने फाइल किया था, अब होने जा रहा है, तो क्या करेंगे। तो बात करते करते निकल के ये आई कि हस्बैंड ने एक पर्टिकुलर सब्जी मांगी थी वाइफ से, जिसे वो बना के उसने नहीं दिया, और छोटा एक इशू झगड़ा इतना बढ़ गया कि डिवोर्स फाइल हो गया। तो जज साहब ने अपनी जेब से पैसे देके उन्हें कहा कि बाहर से भाई सब्जी लेके आओ, और मैं 2 घंटे का समय दे रहा हूँ, ये आपकी जो वाइफ है वो सब्जी बना के लेके आएगी। वो हुआ भी वही, वो 2 घंटे के लिए उस केस को साइड में रख दिया गया। हस्बैंड ने, जज साहब ने अपनी जेब से पैसे दिए, और वाइफ ने घर जाके वो सब्जी लेके आई, हस्बैंड को खिलाया, और डाइवोर्स उनका जो फाइल किया था वो वैसे ही निष्क्रिय हो गया, इनफेक्शियस हो गया, उन दोनों का घर बच गया। तो वो 50 या 100 रुपए की सब्जी के चक्कर में उन्होंने अपने 10 साल खराब कर दिए। तो आइडिया ये भी रहता है कि डाइवोर्स में ऐसा नहीं होता कि कोर्ट में डाइवोर्स डाल दिया तो वो डाइवोर्स होने के लिए डाइवोर्स है। हर तरीके से, इवन वकील भी दोनों साइडों की कोशिश करते हैं कि ये मामला आपस में सुलझ जाए, जो डिस्प्यूट है वो दोनों का घर बच जाए। क्योंकि कई केसेस में बच्चे भी होते हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा होता है। तो सिस्टम जुडिशियल स्लो होने का एक रीजन ये भी है कि कई फेसेस की कंसल्टेशंस होती हैं घर बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो नहीं हो पाता तो डाइवोर्स हो जाता है। आजकल एक बहुत बड़ा केस जो वायरल हो रहा है वो अतुल सुभाष केस जो बेंगलोर का हो रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर ही लॉज बदल दिए हैं। क्या ये असली में हुआ है? देखिए, ये इस केस के बारे में तो कुछ ही दिन पहले हुआ इंसिडेंट है, और ऐसे इंसिडेंट जो है कई बार पहले भी हुए हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट ने एक बड़ा जो है सवालिया निशान सिस्टम पर खड़ा कर दिया है, और एक सोशल इशू पर भी कर दिया है कि क्या जितने भी हमारे ये डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ हैं या इंडियन मैरिज एक्ट है, क्या ये थोड़ा बायस है फीमेल्स के प्रति। ये एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। एक केस में शायद सरबजीत सिंह नाम था उनका मैं आपको एक रेफरेंस बताना चाहूँगा कि आज से बहुत साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें दिल्ली में एक लड़का था, एक सरबजीत शाह उनका नाम था, एक ट्रैफिक लाइट्स पे सिग्नल पे उनकी एक वीडियो डाली जाती है, एक लड़की की वीडियो बना जाती है। अब थोड़ा बहुत उनमें आपस में कहासुनी होती है। अब वो कहासुनी होने के बाद वो जो लड़की होती है वो एक सोशल मीडिया पे वो जो है वीडियो उनकी रिलीज कर देती है, और रातों रात उनको एक नेगेटिव इमेज देती जाती है। और मैं उसके बाद एक उनका इंटरव्यू उनके बारे में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगले 3 साल जब तक मुझे मेरा फैसला नहीं आ गया और मैं बरी नहीं हो गया, मेरे ऊपर से केस ख़त्म नहीं हुआ, उनके फादर को जो है एक हार्ट अटैक का डिप्रेशन में अटैक आ गया, उनकी नौकरी छूट गई। मतलब एक सिस्टम की हल्की सी दिक्कत तो है कि ट्रायल से पहले ही हम सोशली कई चीज़ें पहले फील करनी शुरू कर देते हैं, और हम फेस भी करते हैं ट्रायल से पहले। अब इस केस में सवाल ये है कि वो अपनी वाइफ से फॉर सो एंड सो रीज़न डाइवोर्स मांग रहे थे। सुनने में बातें ऐसी भी आ रही हैं कि 3 करोड़ रुपए में सेटल हुआ था, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, और ये भी चीज़ें सुनने में आ रही है कि पता नहीं कितने कितने दिन अलग अलग केसेस फाइल किए थे उनको प्रताड़ित करने के लिए, और अल्टीमेटली वो हिम्मत हार गए, उन्होंने सुसाइड कर दिया। तो ये चीज़ आई। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस अभी तक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन जरूर दी है कि ऐसे केसेस में जो है लोअर कोर्ट के जजेस हैं, फैमिली कोर्ट के जजेस हैं, वो बड़ा सोच समझकर अपने विवेक से जो फैसले दें। उन्हें जस्ट एक ऑटोमेशन के तरीके से ऐसी की कंप्लेंट आई है और ऐसा कुछ आया है तो वो डिसीजन ना करे जो वैसे ट्रेडिशनल होते हैं। ऐसे इश्यूज में आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी डीप जाके और सोच समझने के बाद ही ऑर्डर्स करें, ताकि ऐसी सिचुएशंस ना क्रिएट हो जाएं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स कुछ जजमेंट्स में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर में ऐसे कोई सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पर इस लॉ को अमेंड करना या इसमें कुछ अल्टरेशन करना, एडिशन करना, ऐसी बातें इन फ्यूचर में जरूर आएंगी।
फ्रेंड्स, होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा और एडवोकेट विकास ठाकुर जी ने हमें बहुत इनसाइट्स दिए डिवोर्सेस के, क्या आजकल लिव इन रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। अगर जो इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे दिख रहे हैं फॉलो कर लें। जल्द ही मिलेंगे दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद दोस्तों।